जल्दी बैठो। बैठना बाबू वहीं। आगे बढ़े। मेरे आने से पहले बैठ जाया करो। और तुम गधे जो खंभा के बगल में खड़ा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारे पीछे वाले को दिक्कत होता होगा। पिलर पे एक ही बस खड़ा रहेगा, नहीं तो नीचे बैठ जाओ। क्लास में कोई लड़का इधर ईयरफोन लगा के मुंह में च्युइंगम खाते हुए दिख गया, उसका इलाज हो जाएगा, याद रखना। यहाँ बैठ के क्लास में अंगड़ाई लेंगे, ये सब करो तो छोड़ देंगे। और कोई लड़की जैसे क्लास में अगर बाल झाड़ ली, एक रहता है कि थोड़ा सा बाल झाड़ने लायक रहे तब झाड़ो कर, समझ है। मुर्गी बराबर बाल लेके कितना खराब लगता है। पूरे क्लास में सब डिसिप्लिन से बैठे हैं, पकड़ा में एगले के। यहाँ कोई क्लास में ये सब नहीं झाड़ेगी। अपना बांध के आओ सही से बाल, ठीक है। एगो बटुआ मिलता है 5-10 रुपये का, उसमें झोला टाइप का रहता है, उसमें भर के इसे बांध लो। पहले देहात में आदमी उसमें पैसा रखता था। अरे वो झोपा। कल हम आपको इलेक्शन कमीशन पढ़ा रहे थे, हाँ। भाग संख्या 15। भाग संख्या 15 इलेक्शन कमीशन, हाँ। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, याद रहेगा। बताइए निर्वाचन आयोग में कितने आयुक्त होते हैं, कितने कमिश्नर? एक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक, और अन्य निर्वाचन आयुक्त दो। तो बताइए वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? 3। 2+1 लिख दे, 3 समझ में आ जाएगा। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 उनसे जूनियर होते हैं। बट यहाँ पे जूनियर नहीं होते हैं, सेम पढ़े लिखे, सेम एलिजिबिलिटी होती है। इसलिए एक को कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, और बाकी को कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों का पावर सेम। पहले एक सदस्य ही होता था, अभी कितने सदस्य ही है? 3 सदस्य ही हैं। अभी कितने सदस्य ही हैं? 3 सदस्य। ये पुराना आईएएस अधिकारी होता है जो 25-30 साल पहले आईएएस होता है, इसलिए इसके अंडर में डीएम एसपी लोग ऑटोमेटिक चले आते हैं यहाँ पे। इनका पावर क्या होता है? सेम होता है। और इन सब का काम क्या, देखो इसमें कई सारे पावर है, बट आपको आर्टिकल केवल कौन सा याद रखना है? 324। बाकी चीजों को कंसेप्ट से याद रखना है, आर्टिकल से नहीं। जैसे किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग। अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो आपका चुनाव चिन्ह किसी और को नहीं देगा। और अगर नेशनल पार्टी नहीं है, स्टेट लेवल के पार्टी है, तो आपके स्टेट में आपका चुनाव चिन्ह किसी को नहीं देगा, लेकिन यूपी में ना देगा, कर्नाटक में दे देगा। लेकिन अगर नेशनल पार्टी है तो कभी किसी और को नहीं देगा। और क्षेत्रीय पार्टी है तो उसको कुछ नहीं पूछे, कुछ थमा देगा। घोड़ा छाप, जौहर छाप, सांप छाप, चप्पल छाप, जूता छाप, कफन छाप, जो छाप लेना चाहे, क्या छाप। नहीं समझ आ गया? अब चुनाव चिन्ह अर्थी, अर्थी जनाजा छाप, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अर्थी नहीं उठता है। हाँ, चुनाव चिन्ह बदलना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन में जाके कहेगा, बदल दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो लेना चाहे चुनाव चिन्ह ले सकते हैं। लेकिन अगर नेशनल पार्टी है तो आपका चुनाव चिन्ह किसी और को नहीं देगा। अब पता चला आप कल को पार्टी बनाए और आपका चुनाव चिन्ह अभी एक को सीट नहीं निकला, उठा के किसी और को दे देगा। तो उन्हीं को वैल्यू है जिनके पास चुनाव चिन्ह है। तो ये सब चुनाव आयोग का काम है। हर चुनाव से पहले वो पर्चियों में जो आपकी मतदाता सूची है उसमें नए नाम को जोड़ता है, और जो नाम चेंज हो चुके हैं उन्हें हटा देता है। समझ में आ गया? ये किसका काम है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग पहले कितने साल का था, कितने सदस्यों का था? 1। वर्तमान में कौन सा संशोधन? 61वां संशोधन। पहले चुनाव कितने साल पे देते थे, वोट डालते? 21। अभी कितने साल पे? 18। हाँ, 18। अब कई बच्चों का तर्क है कि हम 18 साल के हो गए हैं तो हम प्रधानमंत्री चुन सकते हैं।
लेकिन जीवन साथी नहीं चुन सकते। नहीं समझा गया? ये तर्क है बहुत लोगों का, सुनने में बड़ा अच्छा तर्क लगता है कि 18 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री चुन सकता है लेकिन जीवन साथी नहीं चुन सकता है। बबुआ समझो, प्रधानमंत्री 5 साल बाद चेंज भी कर सकते हो, जीवन साथी भी चेंज कर सकते हो क्या? तो जहां फायदा मिलेगा वही वाला लॉजिक उठा के लाएगा। तो तर्क और कुतर्क दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो अगर अपना बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा तो सब यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों में अलग अलग डिफरेंसेज हैं। तो चुनाव आयोग का पावर समझ में आ गया? किसी जाति के आधार पर किसी का नाम काट देगा नहीं। देखना ध्यान से, जितना बेरोजगार होगा सब, जितना बेरोजगार होगा उनमें जाति और राजनीतिक विचार ज्यादा भरा होगा। जितना इंसान रोजगार में लगा है उससे फायदा क्या होता है कि रोजगार में लगा व्यक्ति प्रतिदिन अलग अलग जाति धर्म के लोगों से मिलता है, चाहे वो व्यापार में मिले या नौकरी में मिले। तो उसे लगता है यार हम जिसे इतना गलत समझ रहे थे वो था नहीं एक्चुअल में। समझे कि नहीं समझे? जैसे बाहर के व्यक्ति को लगता है कि बिहार में हर इंसान कट्टा लेके घूमता है, तो कहता है कैसे बिहार में रहता है, लेकिन बिहार में आके देखो यहाँ पे, यहाँ सबसे जल्दी भागने वाले आपको यहीं मिलेंगे। सबसे जल्दी भागने, किसी दुकान को बंद कराना है ना, 2 आदमी जाओ बस लाठी डंडा आपस में मारते चलो, तू अपने में मिल के जाओ, एक लाठी जमीन पे मारे उधर मार तो मार, यहाँ पे सारा शटर बंद, खत्म, काम खत्म। सबसे कम गवाही बिहार में होती है, सबसे कम कन्विक्शन रेट, मतलब जो जैसे मान के चलिए मर्डर केस हुआ तो उसमें सजा फाइनली 3-4 को मिलेगा, लास्ट में गवाही में पलट जाते हैं। लेकिन बाहर ऐसा छवि है, बाहर वालों को लगता है हम लोग खाली लिट्टी चोखा खाते हैं। अरे भैया पटना में कहां तोरा लिट्टी चोखा अच्छा मिला? मतलब एक आध जगह ठीक ठाक मिलेगा, एक आध जगह ठीक ठाक मिलेगा, बाकी ऐसा थोड़े केहू को देखो जो ना देखो एगो लेके बैठ गया, तो क्या सब थोड़ी ठीक रहेगा? हाँ, हमको खुद ही खाना रहता है लिट्टी, तो हम धनरुआ जाते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। पटना के आसपास में कोई धनरुआ के आसपास का है यहाँ? वो है धनरुआ का। आपके यहाँ का लिट्टी सबसे फेमस है, वो धनरुआ वालों का लिट्टी और सब्जी खा लोगे ना तो मटन छोड़ दोगे। मतलब वहां पे लोग मटन नहीं खाते हैं लिट्टी के साथ, मतलब वो पता नहीं कौन मटन का मसाला डाल देता है, वो चना देता है, शाकाहारी होता है, बट ना उसका वहां पे पूरा मेन हाईवे पे ही बेचते रहता है, ट्रक बस गाड़ी सब वहीं रुका रहता है, वो पब्लिक से कम लोग खरीदता है, मतलब आने जाने वाले लोग ज्यादा लेते हैं। हाँ, रक्षाबंधन में वही मंगाए भी थे और रखे सबसे पहले थे। ये लड़की सबको लगा ना कि पटना का लिट्टी है, वह छोड़ के चल गई सब, स्टार्टिंग में ही रखा हुआ था, सबसे पहला स्टार्टिंग वहीं से था। आए लड़की सब रक्षाबंधन में आवाकाडो रखा होता, कोनो बात का टेस्ट नहीं लगता है आवाकाडो का, अब देख लिया आवाकाडो पहले उठाई काटी, ये दादा है दादा है, कोने गत का लगता है, लेकिन उठाई सब बड़ा मन से। तो हम कहे जो जान पहचान वाला खाने का चीज नहीं है तो कम में उठाओ ना, तो खड़े उठाई आवाकाडो लेके साइड में जाके, ये दादा है। कितना बर्बादो करते हैं ना खाना। हाँ, नहीं जो क्लास वाले पढ़े वाले रहते हैं नहीं करते हैं लोग, वो सब जो क्लास किए हैं या फिर जो उनको पता है कि कितना डांट बोल के आपको रखते हैं हम क्लास में। और कई होते हैं जो नए नए आए हैं उन लोग को आता पता नहीं रहता, तो अभी क्या है वहाँ लड़कियों को ड्यूटी लगा देते हैं जहाँ डस्टबिन रहता है, और कैमरा करके कहते हैं लाइव कर दो, जो फेंकेगी दिखा देता है। एक तो फेंक दी, खड़े बर्गर लेके फेंक दी और उसको दिखा दी, दीदी डिलीट कर दो, हम उठा लेते हैं। इतनी अच्छा, लड़की लड़की को माफ नहीं करेगी लड़की लड़की को माफ नहीं कर सकती है, नहीं समझे? तो कहीं तो एक काम कर, तुम इसको खा लो, उसको निकलवाई जब फेंकने जा रही थी इसे, दीदी उससे बैठ के उसको खिलवाई, पूरा खिलवाई, कहीं जब तुमको नहीं खाना था तो पूरा क्यों नहीं। अब उसको लगा कि माफ कर देंगे लोग, लड़की लड़की को कभी माफ नहीं करेगी, उसको बंद करेगा तो 2 और खिलवा देगी तो ऐसा नहीं है कि बाहर में जैसे लोग सोचते हैं वैसे ही हर जगह अंदर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो निर्वाचन में भी क्या है ना कि किसी का जाति के आधार पर नहीं काट सकते हैं, धर्म के आधार पर नहीं काट सकते। अब पता चला कोई आई महिला चुनाव आयुक्त बनी और कोई सब पुरुष का वोटिंग काट दू,
तो ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कर सकते। अब क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव SIR। अब इसमें क्या है ना, बहुत लोगों का नाम काटा गया, बहुत लोगों का नाम काटा गया। अब ये है कि चुनाव आयोग का है अपना, उस पर कई बार सवाल उठते हैं। तो हमारे देश में एक अजीब सी स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि आप देश के लिए बात करिएगा तो लोग इसको आपको ना द्विपक्षीय बांटने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस बीजेपी ये वो। अरे भाई, इससे दोनों से बड़ा चीज है देश, इसके बारे में सोचो ना, नहीं समझे? इसके बारे में सोचो। तो सब उतना ध्यान नहीं देता। अपने यहाँ देश बाद में आता है, अपने यहाँ पहले क्या आता है, पार्टी आती है, चुनाव, चुनाव आएगा, फिर जात आएगा, फिर धर्म आएगा, फिर टाइम मिलेगा तो देश के बारे में सोचा। अच्छा, हमारा ये है। कितनी बार कौन इफेक्टिवली काम करता है? आगे बढ़े। तो चुनाव आयोग किसी का नाम वगैरह काट सकता है? नहीं। चुनाव चिन्ह डिसाइड करता है, मतदाता सूची बनाता है, चुनाव का डेट डिसाइड करता है, चुनाव के टाइम पे जब आता है तो आचार संहिता लगा देता है। क्या लगा देगा? यानी चुनाव स्टार्ट होने से पहले दो तरह के आचार संहिता लगते हैं। एक, जैसे ही आचार संहिता लगाएगा तो एग्जीक्यूटिव पावर अपने पास में ले लेगा 1 महीना पहले। तो चुनाव की 1 महीना पहले चुनाव आयोग सारा पावर कहां ले लेगा? अपने हाथ में। यानी DM, SP, दरोगा, पुलिस, सारा डिपार्टमेंट किसके हाथ में आ जाएगा? चुनाव आयोग के हाथ में। अब DM किसी का बात नहीं सुनेगा, SP किसी का नहीं, दरोगा किसी का नहीं। उसके बाद क्या करेगा, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है ना कि आपका जो डिवीजन है उसी में आपका ट्रांसफर होता है। जैसे आप पुलिस है ना, आपका सपोज कीजिए कि आपका बनारस डिवीजन है, तो आप बनारस में ही रहिएगा, उसमें 5-6 जिले आएंगे, तो आपका ट्रांसफर इधर से उधर, इधर से उधर। उसके बाहर ट्रांसफर करने के लिए फिर IG ट्रांसफर करते हैं, बड़ा लेवल का झमेला होता है, क्योंकि अमूमन लोग उसी में रखता है। चुनाव आयोग क्या करेगा पता है? अगर उनको बताते हैं, जैसे यूपी में इलेक्शन होने वाला है, अभी बंगाल में तो संपन्न होने जा रहा है, असम का तो हो गया, अब यूपी में होने वाला है। तो यूपी में क्या करेगा ना चुनाव आयोग, जैसे यूपी देखेंगे अगर, अब ऐसे अगर देखेंगे यहाँ बनारस है, तो ये बनारस डिवीजन हो गया उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ के पुलिस वाले का ट्रांसफर कर देगा पता है गाजियाबाद डिवीजन। किस डिवीजन में? गाजियाबाद। अब आप बताइए, इस पुलिस वाले को पता है कि मेरा डिवीजन ये है, आप भेजा हमको कहाँ है? गाजियाबाद। क्या हमेशा के लिए भेज दिया है? चुनावाबाद आ जाएगा, चुनावाबाद आ जाएगा। तो एक तो जैसे हो जाएगा गाजियाबाद, तो एक तो उसका एरिया नहीं है, अब ना वहाँ किसी मंत्री को जान रहा है, ना विधायक को जान रहा है, आप वहाँ के गुंडा हैं कि क्या है आपको जानिए नहीं रहा, वो तो है एरिया है कहाँ से? बनारस। अब क्या करेगा? गोरखपुर का एरिया मान के चलिए, यहाँ के टीचर लोग को उठाएगा और कह देगा एक काम कीजिए आपका ड्यूटी यहाँ लगा देते। वो चुनाव आयोग पर डिपेंड है किसको किधर भेज देगा, कोई ठीक नहीं है, कौन कहाँ से उठा कहाँ भेज देगा। अब वहाँ चल जाए, अब वहाँ कोई आके दबंगई दिखाएगा, मेरा बात नहीं सुनोगे, तगड़ा दे देगा एक, मेरा बात नहीं सुनोगे, अभी तो तुम्हारा पावर सीज है, और जब तुम्हारा पावर आएगा तब तक हम चलाएंगे अपने यहाँ। चुनाव तक तो तुम्हारा पावर सीज है, ना तुम ट्रांसफर कर सकते हो, ना पोस्टिंग, ना प्रमोशन। और जब तुम्हारा पावर आएगा तो कोई ठीक थोड़ा है कि तुम ही जीत के आओगे, और अगर तुम जीत के आ भी गए तो हम तो चले जाएंगे अपने एरिया में, समझे? तो सब इधर उधर घुमा देता, तो सारा एग्जीक्यूटिव पावर अपने पास ले लेगा, DM, SP सबका ट्रांसफर इधर उधर कर देगा। जो जहां DM बैठा रहेंगे वहां छोड़ेगा ही नहीं। नीतीश कुमार बहुत समझदार थे, अब तो चले गए यहाँ से, मतलब सत्ता इस्तीफा दे दिए। इतना समझदार थे, चुनाव से 6 महीना पहले ही ट्रांसफर कर देते थे। जैसे जिसको उनको पटना में रखना है ना, वो पटने में नहीं रखते थे, पहले ही भेज देते थे, गया इधर उधर छीट देते थे। चुनाव आयोग आता था, देखता था, अपने हिसाब से पोस्टिंग चल रही है, अपने हिसाब से अपना फेवरेट DM बैठाया जा रहा है, अपना SP बैठाया जा रहा है। नीतीश कुमार मस्त, वो तो अपना बैठाया नहीं है, वो जानबूझ के छीट दिए हैं 3 महीना पहले, समझा गया? चुनाव के 2-3 महीने पहले जानबूझ के छीट दिए। अब चुनाव आयोग कहेगा ना यहाँ रखना ही नहीं है, यहाँ रखना ही नहीं है, अब लाओ, वो अपने ओर से भेजेगा, तुम पटना चले जाओ, ठीक सर हो गया। नीतीश कुमार थोड़ा एज हो गया और स्वास्थ्य कारण से, अदरवाइज में दिमाग और राजनीतिक के मामले में आप कभी 2001-2 का भाषण संसद में नीतीश कुमार का सुनिएगा, आपको लगेगा यार इंसान कितना इंटेलेक्चुअल, कभी सुनिएगा। आजकल तो नेता सब लोग का अलग लेवल हो गया। अब तो शपथ भी हो गया सम्राट चौधरी का, आज होगा, हाँ आज होगा। 1-2 जाने हम लोग से शर्त लगाए थे, नहीं हम आपको तो बहुत पहले क्लास में बता दिए थे कि CM कौन बनेंगे, सम्राट चौधरी। 1-2 टीचर लोग हमसे शर्त लगाए थे, शर्त लगा दीजिए सर, नहीं बनेंगे। हम कहेंगे शर्त लगाइए, वही लेंगे शपथ।
तो अभी हमको शर्त लगा दिए तो 8-10 जाना है लोग, सबसे अलग अलग टाइम पे उनका कहना है कि हम अपनी शर्त लगा लीजिए। हम कहा ठीक है, शर्त लगाते हैं। अभी 8-10 आदमी को भी हम गिनती करेंगे कि कितना आदमी शर्त लगाया था। अब होता क्या है ना, मीडिया में चल क्या रहा था, नीतीश कुमार जी जाने वाले थे, जब जाने वाले थे तो कोई भी विदाई के लिए जा रहा था, और कोई एगो गुलदस्ता दे के विदाई करता था, एगो फोटो खींचता था, मीडिया में चल देता था, लगता है कि यही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। डेली 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 4-5 आ रहा था। हो गया, आगे बढ़िए। तो बताइए एग्जीक्यूशन कब ले लेता है? 1 महीना पहले। एग्जीक्यूशन कब ले लिया? 1 महीना पहले। अब बताइए जो डीएम भेजा है वो कौन भेजेगा? हाँ, अभी इतना ही नहीं, अब डीएम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वहां चुनाव ठीक से हो रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका पर्यवेक्षक के लिए कर्नाटक से 1 आईएएस को बुला लेगा, गुजरात से 4 आईएएस बुला लेगा, राजस्थान से 5 को बुलाएगा, आसाम से 3 एसपी बुला लाएगा, गोवा से बुला लेगा। चुनाव आयोग का इतना पावर होता है। और इसीलिए जस्ट इसके पहले हम अखिल भारतीय सेवा पढ़ाए हैं कि अखिल भारतीय वाले का कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो चुनाव आप कराइए, लेकिन आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए कौन कराएगा यहाँ पर? अब देखो इधर हुआ क्या, 2024-25 में चुनाव था, और बीपीएससी से भी जाते हैं निर्वाचन आयोग में, कर्मचारी तो जाएंगे ना भाई। आप ऊपर गवर्निंग बॉडी में आ सकते हैं, ऑब्जर्वर में आ सकते हैं। बस यहाँ एक तो जगह था, वहां सड़क जाना का बड़ा दिक्कत था, कौन सा जगह था, लखीसराय के आसपास था। तो उनको ले गया सब, जो पर्यवेक्षक आए थे ना, उनको ले गया सब बैलगाड़ी से, एवं गांव के अंदर था, सड़क वड़क गड़बड़ था, ऐसा ऐसा तो व्यवस्था था। गाड़ी उनकी फंस गई, अब गाड़ी फंस गई तो क्या करिएगा? वहां मैकेनिक आ रहा है आपको, अब जो एक्का मिल रहा है तो एक्का से खींचेगा, गाड़ी मिलेगी गाड़ी से खींचे, फिर सड़क पे ले गया तो फिर दूसरे गाड़ी में बैठा के ले गया। तो कोई कर्नाटक से आया, कोई केरला से आया, कोई कुछ है, कोई किसी को कुछ जानिए नहीं रहा है, सब काम कराता है। चुनाव आयोग जानबूझ के ये सब काम करता है, और प्रचार के लिए फिक्स करता है कि कौन व्यक्ति कितना प्रचार में गाड़ियों को यूज कर सकता है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग इस सब का बहुत ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए कह दिया कि जिसको जितनी गाड़ियों से प्रचार करना है प्रचार करो, पता चला निकाल देगा 2000 गाड़ी निकाल देगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, कफन छाप जिंदाबाद, नहीं समझाएगा, अर्थी छाप जिंदाबाद, जनाजा छाप जिंदाबाद, समझ आएगा कि नहीं आ गया? अपना करेगा तो जो जिसके पास पैसा नहीं हो तो दब जाएगा। तो फिक्स कर देता है चुनाव आयोग कि इस क्षेत्र में आप 50 गाड़ी ले जा सकते हैं, उस क्षेत्र में 50 ले जा सकते हैं, एरिया बांट देगा। 50 से ज्यादा आप गाड़ी यूज नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि रुको ना, 52 को गाड़ी यूज कर लेते, 2 और। तो जो 50 को गाड़ी आप यूज कर रहे हैं ना प्रचार में, चुनाव आयोग सबसे लिस्ट मांग लेता है कि कौन सा गाड़ी है, किस कलर का है, गाड़ी नंबर क्या है। अब पता चला आप एक्स्ट्रा गाड़ी लेके घूमे, और उसका पर्यवेक्षक हर जगह घूम रहा है, हर गांव में हर ब्लॉक में घूम रहा है चुनाव आयोग का पर्यवेक्षक। ये गाड़ी कौन सा है? तो मिलाएगा उसका पीडीएफ से, काला रंग का, हाँ काला तो है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो तो है, गाड़ी नंबर, और ये पीडीएफ में जो लिस्ट दिया होना में गाड़ी ये नंबर नहीं है, कि दुगो एक्स्ट्रा का घूम रहा है, ऐसे सील कर दो, सील गाड़ी सील। अब छूटेगा कब? चुनाव के बाद, और जुर्माना लगाएगा। कहीं जो चुनाव आयोग घुसिया गया, कह देगा इसको चुनाव पे प्रतिबंध लगा दो। आदमी को चुनाव पे अगर प्रतिबंध लगा दिया तब अगले बार चुनाव लड़िएगा। चुनाव में अगला मौका अगले साल नहीं मिलता है, 5 साल बाद मिलता है। कितने साल बाद मिलता है? 5 साल बाद मिलता है। किसी को दिक्कत? तो चुनाव आयोग के पास पावर है या नहीं है? बहुत पावर है। इसके अलावे क्या करता है चुनाव आयोग कि मतदान जब है, जिस दिन वोटिंग है, उससे 48 घंटा पहले, कितने घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले कह देगा कि अब व्यवस्था में दिक्कत ना आए, अब कोई प्रचार नहीं कर सकता, अब कोई प्रचार नहीं कर सकता। 48 घंटा पहले तो डेट बता देगा, जैसे 4 तारीख को वोटिंग है तो कह देगा 2 तारीख को शाम 5 बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं करे। तो देखिएगा लास्ट में जब नेता आएगा सब तो पूरा गर्दा उड़ा देगा सब। आप उसको कुछ उठा के दे दीजिएगा, खाने के लिए खा लेगा, कुछ पहनने के लिए दीजिएगा पहन देगा, बोरा उठा के दीजिए ये लिए उड़ लेगा, एकदम बोरा दीजिए, कुछ दे दीजिए उसको, सब वो लास्ट दिन जान निकाल देगा अपना एकदम बेचारा, नहीं समझे? तो पूरा का पूरा एकदम बेहतरीन। और उसके बाद जब देखेगा 5 बज रहा है, उसका एक आदमी बताते रहता है साहब 4:45 हो गया, 4:45, तो 15 मिनट पहले ही उतर जाता है कि घड़ी आगे पीछे हो गया, और कहीं चुनाव आयोग नाप दिया कहा अगली बार चुनाव लड़िएगा, तो दिक्कत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे भाषण दे देते हैं
जो किसी धर्म को, किसी जाति को ठेस पहुंचाता है, तो आपको वार्निंग देने के लिए कह देता है कि आपके पार्टी का ये नेता खाली जहर बोलता है, 5 दिन तक ही चुनाव प्रचार नहीं करेगा। तो 5 दिन नहीं करेगा, अब फिर आगे जहर बोल दिया, कहा कि पूरा चुनाव में प्रचार नहीं करेगा। नहीं समझे? चुनाव आयोग का ही सब काम होता है। लेकिन आप समझो ध्यान से, भारत में जितने लड़ाई झगड़े हैं जातिगत और धार्मिक, ये नेताओं का ही फैलाया हुआ है। समझे? सोचिए, इस डिजिटल इंडिया के जमाने में जहां हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति को यह दिख रहा है कि कौन किसकी जाति को, कौन किसके धर्म को टारगेट करके बोल रहा है, फिर भी आदमी कुछ नहीं बोल पाता है, बर्दाश्त करता है। सोचो, आज से 2000 साल पहले जब महिलाओं पे या छोटी जातियों पे अत्याचार होता होगा, उस समय ना मीडिया थी, ना पुलिस, ना सोशल मीडिया, उस समय तो मार के सुता देता था, सब बर्बाद कर देता। आज इतना खुलेआम बोलता है सब। आप गौर करके देखेंगे, नहीं देखें, सबके हाथ में है। और एक चीज गौर करके देखना, आपको इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए आप सबके मोबाइल पर कोई एक खास आदमी डेली मैसेज करता होगा, चाहे कुछ भी हो, सबका अलग अलग, और उस मैसेज का इंटेंशन देखना, हमेशा धार्मिक कट्टरता भेजेगा, किसी एक जाति के खिलाफ या किसी एक धर्म के खिलाफ बार बार बोलेगा। और ये एक पूरा बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे ट्रैप चल रहा है। जब अमेरिका वगैरह उनके हाथ में पूरी सोशल मीडिया है, जब किसी देश को डिस्टेबलाइज करते हैं ना, तो 8-10 साल पहले उस देश में ऐसे ही घुस जाते हैं, सर दीमक की तरह अंदर घुस जाएगा। आप गौर करके देखिएगा कि कोई इस टाइप का जरूर भेजता होगा, और इतिहास में थोड़ा छेड़छाड़ करके, थोड़ा आगे पीछे करके हो जाएगा। झांसी की रानी के बारे में खुद बताएगा, तो ये भी बताओ कि सिंधिया ने धोखा दिया था, खाली एक क्यों बतिया बताएगा? 370 खराब था, तो ये भी बताओ गोपाला स्वामी अयंगर लगाए थे, दोनों बात बताओ, है कि नहीं? मराठा साम्राज्य इतना विशाल था, ये भी बताओ गद्दारी किया था सब अपने अंदर ही, कुछ पदों के लिए गद्दारी कर दिया था अंग्रेजों के साथ, किया था कि नहीं किया था? तो आपको एक पक्षीय दिखाने का प्रयास करें, तो ये सब डिस्टेबलाइज करना चाहता है। चुनाव आयोग का काम है ये सब चीजों पे क्या करना, निगरानी रखना, नजर रखना, ताकि चीजें बेहतर हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चुनाव आयोग चुनाव कैसे कराएगा, अब इसको समझते हैं। किसी को दिक्कत? चुनाव आयोग कोई फ्रॉड करेगा तो कौन देखेगा? उस पर एफआईआर हो सकता है, लेकिन सरकार ने कह दिया कि ये जो ज्ञानेश भाई पे कोई एफआईआर नहीं हो सकता है। समझ आगे कि नहीं? मतलब भगवान के बाद इस देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? ज्ञानेश भाई के पास। इस देश में भगवान के बाद सबसे बड़ा पावर किसके पास है? ज्ञानेश। उस पर एफआईआर नहीं हो सकता, रिटायर होने के बाद भी। भाई तुम कांड क्या किया जो तुमको इतना ज्यादा सुरक्षा देना पड़ रहा है? आप एपीजे अब्दुल कलाम पे केस कर सकते हो, आपको अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है तब वो कह देंगे इनकी ये बात नहीं थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, लेकिन ज्ञानेश भाई पे नहीं कर सकते। अब चुनाव सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला कि 3 महीने की 4 महीने के अंदर हमको सारा सीसीटीवी डिलीट करना है। इसमें तो डिलीट ही नहीं होना चाहिए, जिंदगी भर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो धांधली तो कोई कर सकता है, ऐसा थोड़ी लिखा है कि धांधली बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, दुनिया भर की पार्टी, भारत में पार्टी की कमी है, समाजवादी, बीजेपी, अगर गलत व्यवस्था रहेगी तो कोई कर सकता है। तो पब्लिक के लिए तो रखना चाहिए ना, पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। धांधली जब कोई एक कर सकता है तो वो चीज तो दूसरा भी कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो धांधली किस पे दम पे करा रहे हैं? पैसा के दम पे, दूसरा भी पैसा के दम पे करा सकता है। तो बेटर ये हो कि रखना चाहिए, लेकिन सब लोग सो रहे हैं। भारत की एक मानसिकता है कि अभिमन्यु पैदा हो दूसरे के घर में, लड़ाई लड़े, आपकी लड़ाई कोई और लड़े, और जब वो जेल चला जाए, जब उसको कोई फांसी लगा दे, कोई टांग दे या देशद्रोही घोषित कर दे, टुकुर टुकुर मुंह देखेगा, हाँ सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया, क्या थे तो वैज्ञानिक, देश के लिए क्या किया तो बहुत अच्छा अच्छा काम, अभी क्या है जेल में। वोट किसको देंगे? नेताजी को। ये कहाँ पढ़ लियो? हाँ, तो बहुत खतरनाक लड़की है जी, और ये क्यों तो मर गए। यो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे सर, आप गौर करके देखिएगा, व्हाट्सएप पे ये सब खूब आ रहा है, नहीं समझ आ गया? हाँ, अरे नहीं जी, क्या बात करते। अच्छा, वो तो दूसरे थे ना, ये जिनको जेल भेजा गया, हम उनकी बात कर रहे हैं। नाम अलग है,
नाम नाम से, एक नाम से कई आदमी नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़े। सर चुनाव आयोग पे केस नहीं हो सकता भाई, कभियो नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। अब तो उसको और सुरक्षा मिल गया। हाँ, कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उस पर केस नहीं कर सकते, एक्सटेंशन मिल जाएगा उसको, 3 साल 4 साल जितना भी रहे। देखो एक भ्रष्ट है तो उसके पीछे क्या शरीफ आएगा, ना ना, शुरू से नहीं, अभी इधर आया है, 2-3 साल पहले कानून आया है उस पे चुन। हाँ, घूस, ये सब पैसा में थोड़े बात करता है, ये सब लाख 2 लाख में नहीं करता, कितना 3,000 करोड़ 5,000 करोड़, ये सब इससे बात होता है, ये सब छोटा मोटा चीज होता है। तो बता, प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है। अब हम चुनाव का प्रोसेस समझते हैं कि कौन कौन अधिकारी चुनाव कराता है। तो हम देखते हैं कि पूरे जिला में कौन चुनाव कराएगा। हम एक जिला की कल्पना करते हैं कि ये कोई जिला है, समझ आ गया, जिला है ये, इस जिला का नाम है दुखपुर। दुखपुर, चुनाव कहाँ हो रहा है, दुखपुर में हो रहा है, समझ गया। तो बताइए, इस पूरे जिला में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, डीएम की। किसकी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, डीएम की है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसकी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। अब डीएम अकेले कैसे कराएगा, तो इस जिला को कई टुकड़ों में अपने हिसाब से बांट लेगा, कई टुकड़ों में अपने हिसाब से बांट लेगा, और हर एक टुकड़ा को एक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी पे सौंप देगा। हर एक एरिया को किसकी जिम्मेदारी सौंप देगा, तो हर एरिया की जिम्मेदारी किसकी है, आरओ की है, रिटर्निंग ऑफिसर की। तो डीएम के बाद अगला नंबर किसका है, रिटर्निंग ऑफिसर। अब एक रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर 20-25 वो गांव होता है, एक रिटर्निंग के अफसर के अंदर 20-25, ये भैया तो 20-25 वो गांव को अकेले ही कैसे संभालेगा। अब रिटर्निंग अफसर अपने को अंदर में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रिटर्निंग अफसर। और अमूमन 1 या 2 गांव के बीच में एक पोलिंग बूथ बना दिया जाता है, देखे, एक गांव में बना दिया एक ठो, वो गांव का आदमी उसमें चल जाता है। तो हर गांव में ही नियुक्त कर देगा एक प्रिजाइडिंग अफसर। कौन सा अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर। कौन सा अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर। तो जहां आप वोट डालने जा रहे हैं उसका इंचार्ज कौन है, प्रिजाइडिंग अफसर। हर गांव में एक तो कौन बैठ गया, प्रिजाइडिंग अफसर, पीओ। कौन बैठ गया, प्रिजाइडिंग अफसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कौन बैठा, प्रिजाइडिंग अफसर। अब अमूमन वोटिंग कहाँ होती है, किसी कॉलेज में, किसी कॉलेज जो सरकारी बिल्डिंग होती है, पंचायत भवन भी हो सकता है या फिर कॉलेज हो सकता है। तो कॉलेज का इंचार्ज कौन हो जाएगा, प्रिजाइडिंग अफसर। इस कॉलेज का अलग, दूसरे कॉलेज का अलग, इन सबके ऊपर कौन है, आरओ, रिटर्निंग अफसर। और इस एरिया का पूरा रिटर्निंग अफसर कहां जाके रिपोर्ट करेगा, इस एरिया में पहले रिटर्निंग अफसर यहां। तो डीएम रिपोर्ट किससे मानेगा, रिटर्निंग अफसर से, और रिटर्निंग अफसर प्रिजाइडिंग अफसर से। किससे मांगेगा, प्रिजाइडिंग अफसर से। और कॉलेज का पूरा रिपोर्ट प्रिजाइडिंग, यानी पुलिंग बोथ का पूरा इंचार्ज कौन है, प्रिजाइडिंग अफसर। अब भाई प्रिजाइडिंग अफसर भी क्या करे, प्रिजाइडिंग अफसर के पास भी कितना ही देखेगा, वो कॉलेज में एगो ही कमरा में वोटिंग हो रहा है, एगो इसमें हो रहा है, एगो इसमें हो रहा है। तो अभी क्या करता है, अपने अपने अंदर में पोलिंग अफसर नियुक्त कर देता है, कुछ को पोलिंग अफसर। ये क्या है, प्रिजाइडिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर। ये कौन सा है, रिटर्निंग अफसर। अब इसके नीचे कौन होता है, पोलिंग अफसर। वो क्या हो गया, पोलिंग ऑफिसर, पीओ। ये हो गया पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर। आपकी मुलाकात इन्हीं से होती है, आपकी मुलाकात इन्हीं से होती है। ये 3 लेवल के होते हैं, पोलिंग ऑफिसर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आपकी जो मुलाकात होती है ना, आप इन्हीं से मिल के आए होते हैं, पोलिंग ऑफिसर। किसे, पोलिंग ऑफिसर। एक आपका आधार कार्ड मिला, एक आपका आईडी कार्ड मिलाएंगे और वोटर कार्ड से मिलाएंगे। चंडाल, चंडाल, पिता, भूत, भूत, पूरा मिला देंगे, एकदम ऐसे मिला दिया। अब वो साइन करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। आगे जब जाएंगे फॉरवर्ड करने के लिए, अब वहां पे वो एक आदमी क्या कर देगा, स्याही लगा, क्या लगा देगा, स्याही।
फिर आगे भेज देगा, जाइए वहां पे एगो ऐसे खोप बनेले रहेगा, खोमचा, तो खोमचा टाइप का बनेले रहेगा, और ढाप देगा उसमें कोई देखे नहीं, तिरपाल उरपाल से ढाप देता है सब, नहीं समझे, तिरपाल उरपाल ढाप देगा, कोई देखे नहीं किसको वोट डाले। और वहाँ ईवीएम मशीन होगी, ईवीएम मशीन पे इसे दाब दीजिए, ईवीएम मशीन पे दाब दीजिए, वो दबला से पहले ही वोट लगा देता है आपका, लगा के भेजबे करेगा, जब देखेगा वो खाली हो गया तो जाइए वोटिंग डालिए, चलिए। आपकी मुलाकात किससे होती है? पोलिंग अफसर 1 2 3, एक का काम है आईडी उडी मिला देना, वोटर कार्ड ठीक है कि नहीं, एक स्याही लगा देगा, एक को आपको फाइनल पावर देगा। वहां पे ऐसे नहीं है कि आप सोचेंगे कि कोई नहीं देख रहा है ना, रुक रुक हम दंदना के अगर 2000 वोट मार देंगे, ले नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक उसी में पोलिंग ऑफिसर बैठा हुआ है जो पावर देता है, जब इधर से पावर देगा ना तभी आप वोट डाल सकते हैं। एक बार दे दिए काम खत्म, अगले के लिए फिर उसको पावर देना पड़ेगा। एक बार में एक ही ले गए आप, नहीं तो फिर पता चला गया एकदम वोटने तूर देंगे एकदम। अब विरोधी को कैसे जिता देंगे? विरोधी को जिताएंगे, कॉलम लेके जाएंगे ओकर ईवीएम खराब कर देंगे। ऐसे नहीं कर सकते, एक बार में एक ही बार, फिर वो पावर देगा तभी जा पाएगा आपका, उसके पास कंट्रोल सिस्टम रहता है, समझे? वो बोलेगा रुक जाइएगा यहाँ पे, दे देगा, हाँ अब आप वोटिंग कीजिए। तो देख नहीं सकता है उसको, थोड़ा सा ऐसे हल्का इतना ढक दिया जाता है कि आपको देख ले आप किस बटन पे दबा रहे हैं ये ना देख पाओ। अभी यहाँ पे किस बटन को दबाए किसको क्या पता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब आप ईवीएम मशीन पे अलग से चर्चा करेंगे कि मशीन कैसी होती है, वीवी पैड क्या होता है, वो अलग, अभी सिस्टम समझिए, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, कोनो मशीन गड़बड़ा गया था, सेक्टर मजिस्ट्रेट, कोई मशीन गड़बड़ हो गया तब सेक्टर मजिस्ट्रेट आएगा, फटाक से उस सीरियल नंबर रिकॉर्ड करेगा, ये सीरियल नंबर इतना बज के इतना मिनट पे खराब हुआ, और दूसरा मशीन देगा, इसके जगह इसको रिप्लेस किया गया, पेपर वर्क किया, इसको लिया, काम खत्म। सीरियल कौन? सेक्टर। टेक्निकल चीजों की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट, कोई चीज टेक्निकल गड़बड़ाएगा सेक्टर मशीन। अभी बताओ आपकी मुलाकात किससे होती है? पोलिंग ऑफिसर्स। किसे? पोलिंग ऑफिसर से। और पोलिंग ऑफिसर किसको रिपोर्ट करता है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। यानी पूरे बूथ का हेड कौन होता है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। कौन हो गया? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। और रिटर्निंग ऑफिसर डीएम। यानी इसमें रिटर्निंग ऑफिसर बहुत बड़ा रोल निभाता है, रिटर्निंग ऑफिसर बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि फाइनल जिम्मेदार रिटर्निंग ऑफिसर होता है। डीएम तो कलेक्टिव करता है, बस कलेक्ट कर लिया, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, सबसे ऊपर डीएम, उसके बाद आरओ, प्रेजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर, यही मेन होता है। अब इसके बाद क्या है, ये चीजें सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए दूसरे राज्यों से अधिकारियों को डीएम, एसपी, जज, मजिस्ट्रेट को बुला के ऑब्जर्वर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? ऑब्जर्वर। तो बताइए, रिटर्निंग ऑफिसर भी घूम रहा होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का फिक्स काम तो है नहीं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग बूथ पे बैठा रहेगा। अब ये तो बीजीए रहेगा, तो बेचारा मिलाएगा, लाइन लगाएगा, इसमें घूम कौन रहा है? आरओ। उधर रिटर्निंग ऑफिसर घूम रहा है, और साथ में कौन घूम रहा है? ऑब्जर्वर घूम रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो जितना पावर डीएम कहीं भी जा सकते हैं इसमें, उतना ही ऑब्जर्वर कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर भी कहीं जा सकते हैं अपने सेक्टर में। यहाँ वाला रिटर्निंग ऑफिसर में जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, इधर कौन जी करने आया है, वो अपने एरिया में जा। तो ऑब्जर्वर बुला के लाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऑब्जर्वर बुला के लाया जाता है कि सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि नेता लोग भी अपना एक ऑब्जर्वर रख दो, हर बूथ पे अपना एक ऑब्जर्वर रख दो। उसे कहा गया पोलिंग एजेंट। उसे क्या कहा? वो पोलिंग ऑफिसर नहीं है, पोलिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स। अब देखिएगा, आप जब जाएंगे वोट डालने ना, तो आपके गांव जहाँ पोलिंग बूथ उसके बाहर खड़ा रहता है, चाची इतना नंबर मिल गए, पर्ची मिल गई, चाची चाचा, वो पर्ची वाले के घूमते रहता, हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। वो नेता सबका आदमी रहता है, एकदम ध्यान दिया चाचा, एकदम आपकी ध्यान, एकदम तो बाहर आता है। तो पोलिंग अफसर नहीं है, क्या है? एजेंट। उसका काम, ये तो हर पार्टी अपना अपना एक्टर रखती है, ताकि उसके वोटरों को दिक्कत ना हो, उसके वोटरों को दिक्कत ना हो। सुरक्षा कौन देगा? पुलिस। सुरक्षा कौन देगा? पुलिस। अगर सरकार चाहे और उसको पता चल जाए कि फला गांव वाला सब इस गांव वाला वोट नहीं देता है, पुलिस को खड़ा करेगा वहां, कहेगा गांव वालन का लाठी चार्ज कर देना। गांव वालन में क्या करना है? लाठी चार्ज। तो पता चला ई टोला वाला आया है ना, ले आके पुलिस दनादन के सीधा लाइन लगाओ इसे, दन 50 गो में से कहेगा देखिए जैतो वोट डाले, हाँ चलो हो घरे चलो,
50 को में 40 को लौट गया। समझा गया? इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि कोई राज्य की पुलिस नहीं रहेगी, राज्य की पुलिस नहीं रहे, सीआरपीएफ उठा लाती। कहाँ ले आए सीआरपीएफ? राज्य पुलिस बाहर देखो, पोलिंग बूथ के बाहर देखो, इधर उधर देखो, बाहर देखो, अपना वहां पे क्या लगा देती है सीआरपीएफ। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दी गई। ऑब्जर्वर कहीं से भी उठा के लाया जा सकता है, कहीं से उठा के लेके चला आएगा। पंजाब से उठा के ऑब्जर्वर को लेकर रख देगा हरियाणा में, केरला को उठा के भेज देगा बिहार में। समझ में आ रहा है? तो बताइए, चुनाव आयोग में सबसे ऊपर डीएम, जिला में सबसे ऊपर डीएम, डीएम के नीचे रिटर्निंग अफसर, फुल फॉर्म बोला, रिटर्निंग अफसर, रिटर्निंग अफसर के नीचे पोलिंग अफसर। तो पूरी पोलिंग बूथ का इंचार्ज कौन है? प्रेजाइडिंग अफसर। कौन है? प्रेजाइडिंग। और सबसे नीचे पोलिंग अफसर, ये एजेंट से मतलब ही नहीं है, पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग अफसर क्या गो? 3। पोलिंग अफसर 1 2 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 2 3। आपकी मुलाकात किससे होती है? पोलिंग अफसर। तीनों से हुआ रहता है, 1 2 3। तीनों का काम बटा हुआ है। एक का काम आईडी उडी मिलाना, एक का काम सियाही लगा के ठीक मार देना, और एक का काम है पावर देके आपको वोट करा देना, काम खत्म। और सिक्योरिटी तो अलग चीज हो गई, वो तो सपोर्टिंग एजेंसी है ना। सिक्योरिटी क्या है? सपोर्ट कर रही है कि कुछ लड़ाई झगड़े ना हो जाए, ये ना हो जाए, और तो कुछ काम नहीं है, सपोर्ट कर रही होती है। हाँ, नहीं मोबाइल वोबाइल तो अलाउ नहीं करता है, लेके घुस जाता है ऐसा कोई को। अरे वो मैं वीडियो बना लिया है, तो एक दो को ले जाके तो हाँ, वोट डालते हुए। अच्छा, ये बाबू का क्वेश्चन है कि हर 5 साल पे आरओ चेंज होता है कि चेंज होता है? केकरा बना देगा आरओ पते नहीं है, किसको बना देगा आरओ पता नहीं। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, चुनाव आयोग का मन करेगा प्रिंसिपल साहब इधर आइए, कहाँ के प्रिंसिपल है? हाँ, पटना यूनिवर्सिटी के। छोड़िए, अभी छुट्टी मारिए, छुट्टी नहीं है, छुट्टी दो जिनको, सैलरी मत काटना, छुट्टियों दिला देगा और अलगों से पैसा देगा। समझा गया कि नहीं? अलग से भी पैसा देगा। इनको ना आरओ बना दो, रिटर्निंग अफसर। पटना यूनिवर्सिटी के जाइए, पूर्णिया जाइए, कहाँ भेज देगा? क्या करो बना देगा, तो मन करेगा तो उठा के बना देगा। समझा गया? किसी को बना, गन्ना विभाग का कोई मान के चलिए एमडी है गन्ना विभाग का, उसको उठा के क्या बना देगा? आरओ बना देगा। समझे? आरओ बना देगा। किसी टीचर को उठा के क्या बना देगा? प्रिजाइडिंग अफसर। किसी अधिकारी को, लेखपाल को उठा के बना दे, एसडीएम को उठा के बना दे। बीपीएससी से जितने गए रहते हैं लोग ना, ज्यादातर लोग को क्या बना देता? आरओ और प्रिजाइडिंग अफसर। तो जो बीपीएससी वाले होते हैं ज्यादातर उन्हीं लोग को यहाँ पे दे देता है, और किसी को कहीं से कहीं भेज देता। अब आप बीपीएससी में गए थे, आपका काम था मत्स्य पालन में, कहेगा मछली छोड़ो, मछली छोड़ो, चारा कोई और खिलाएगा, तुम आओ इधर, उनको चारा खिलाते हैं, इधर आओ, ले आके बना देगा यहाँ पे। और ऑन लास्ट जिम्मेदारी, ये तो एजेंट्स है सब, ये हेल्प करते हैं सब, पब्लिक के नेताओं के होते हैं, इसे कोई मतलब नहीं होता है, पोलिंग एजेंट्स होते हैं। समझे? अब टेक्निकल बिगड़ गया तो सेक्टर मजिस्ट्रेट, 2 आदमी निगरानी करता है, एक डीएम, तो डीएम तो मेन बॉडी हो गया, और एक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आता है। ऑब्जर्वर कहीं से आ जाएगा, ऑब्जर्वर कहीं, कौन डिसाइड करेगा? चुनाव आयोग। कौन डिसाइड करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पता चला वो अपने हिसाब से डीएम सेट कर दिया, अपने हिसाब से ऑब्जर्वर सेट किया, अपने हिसाब से रिटर्निंग अफसर, पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग अफसर, हो गया काम खत्म, खेला हो गया। यहाँ सेट किया, क्या हो गया? खेला हो गया। सीआरपीएफ को हटा के बस पुलिस को दीजिए ना, सबको पता होता है कौन मोहल्ला का वोट गिरने जाता है, मार के वही मोहल्ला में लाठीचार्ज कर देगा। अब आधा महिला निकलवे नहीं करेगी। बहुत ही सब धांधली करता है। पहले तो इतना लूट होता था, इतना लूट होता था, जब वो बक्सा डाला जाता था वोट वाला, तब। समझा क्या? एक अनिल मसीह करके था चंडीगढ़ में, वो बागड़ बिल्ला जानते हैं क्या किया था? चुनाव जीत गया था कोई और पार्टी, शायद आम आदमी पार्टी था कोई, और उसने क्या किया, उसके 7 गो वोटरों के ऊपर पेन चला दिया, ऐसे पेन चला दिया, और कहा कि इसमें काहे गोजे हो, हम गिनबे नहीं करें, काहे गोजे हो, हम गिनबे नहीं करें, अब फाड़ दिया। तब उसको याद आया कि ले, ये तो सीसीटीवी लगा है, तू बागड़ बिल्ला घूम के इसे देख लिया, सीसीटीवी लगा है। आ गया कोर्ट में, कोर्ट में बुलाया गया उस अनिल मसीह को, और अनिल मसीह को पूछा गया कि 7 जना पे तू चिचिन काहे पार दिया?
अच्छा चल, चीची ने पार दिया तो तुम इतना लोगों ने जो वोट दिया उसका वैल्यू खत्म। एक लाइन खींच दिया तो तुम आन्हर है, नहीं पढ़ा जा रहा है। तो नगर निगम का चुनाव था। देखो हम इतने ऐसे अधिकारी हैं लोग, मतलब दिल से बददुआ निकलता है कि इनके बाल बच्चों पे जरूर पड़े, इनका बाल बच्चा पे जरूर पड़ना चाहिए, किसी के हक मारेंगे यहाँ पे। और एकदम बददुआ दिल से निकलता, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो। किसी गरीब मजबूर इंसान को अगर कोई सताए, चाहे आप थाने में बैठे हैं, चाहे आप सचिवालय में बैठे हैं, चाहे कितने भी बड़े अफसर पे बैठे हैं, जो भी सताए ना, हम तो, मेरे लिए तो यही शिक्षा का मंदिर है, यही पे मेरे लिए कर्म भूमि कर्म स्थली यही है। हम यहां से बोलते हैं हम दिल से कि इनके बाल बच्चों पे जरूर पड़े, और इनको बुझाए नहीं कि इनके घर में कलह हो क्यों रहा है। तो किसी को इस तरह से बर्बाद करोगे, किसी फरियादी को उल्टा सीधा केस लाद दोगे, किसी पे कुछ कर दोगे, ऐसे थोड़े हो जाता है, पक्का पड़ता है। समझे? बोलिए, क्वेश्चन है, बोलो। क्वेश्चन पूछो ना, समझा क्या रही हो? भाषाई आधार को खत्म करना चाहती हैं। कुछ नहीं सुलझेगा, बैठ जाओ। इनका क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर जो राज्यों को बनाया गया है, क्या संशोधन करके उन्हें खत्म करके एक साथ ला सकते हैं? लाने का ला सकते हैं, लेकिन चौपट हो जाएगा। लाने को ला सकते हैं, चौपट हो जाएगा। कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे शाकाहारी या मांसाहारी को एक के प्लेट में खिला सकते हो, कल्चरल डिफरेंस कई बार हो जाता है। कितनी स्ट्रांगली आप मानते हैं, कितने नहीं मानते, स्ट्रांग हो जाता है। कई आपको देखेंगे लिबरल टाइप के मिलेंगे, जैसे आप उनके प्लेट में वो एक ही जगह आप खा सकते हैं, उधर आप खा लीजिए, इधर कई वो कहेंगे ना ना थरियो बर्तन अलग करो, किचनो अलग करो, यो डिफरेंस आएगा। उसी तरह कुछ भाषा का होगा, कुछ कल्चर का डिफरेंस होगा, बातचीत का अंतर आएगा, कंट्रोलिंग में दिक्कत आएगा। टीएन सेशन उनका नाम है, फुल फॉर्म उनका नाम है, वो कोई पद का है, नाम था उनका, समझ में आ गया? एक बार उनका फुल फॉर्म चेक कर लेना, ठीक है? आपके पास तो है ही होगा मोबाइल, क्योंकि नाम दिमाग से, पूरा नाम उनका दिमाग से उतर रहा है, समझिए? और इतना तो नॉर्मल तुम लोग के पास गूगल है जी, किसी का फुल फॉर्म निकालना है इसके लिए तो नॉर्मल चीज है जी ये तो। उनका फुल फॉर्म, हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आधे नाम फेमस रहे, समझे? उनका एक बार चेक कर लेना आप लोग। बाकी ये स्ट्रक्चरल समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर कौन मिलेगा? डीएम। उसके बाद, हाँ, उसके बाद प्रेजाइडिंग अफसर, उसके बाद पोलिंग अफसर। पोलिंग अफसर कैट होता है? अब एक से मिलते हैं कि तीनों से? अब प्रेजाइडिंग अफसर आपको पता नहीं होगा कौन है वहां का, उसको क्या मतलब, तो पूरे सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। और हर सारे प्रेजाइडिंग अफसर किसको रिपोर्ट करते हैं? आरओ। और रिटर्निंग अफसर डीएम, डीएम को। समझ आ रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत? हाँ, विपक्ष कानून क्यों नहीं उठाया? विपक्ष की आवाज, विपक्ष कितना बड़का है, नहीं समझे? तो विपक्ष वगैरह हिसाब एक के हो जाते हैं सब, जब देश को लूटना होता है तब। तो सरकार जो है उसके पास वोटिंग ज्यादा है, तभी तो सरकार में है। तो सर कानून कैसे पास होता है? बहुमत से। अब जैसे बहुमत से अभी आपका, अभी बजट पेश हो रहा था, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कह दिया कि जिसके ऊपर उनको शक होगा इनकम टैक्स की चोरी का, धांधली का, उनका व्हाट्सएप और फोन सब की ट्रैकिंग कर सकती है। अब लो भैया, हमको किसी का सुनना है तो बस एक कंप्लेंट डाल देना है, लगता है कि इनका इनकम टैक्स गड़बड़ है, और सुना गया, समझे? और पास तो करना जिसकी सरकार है उसके हाथ में तो इजी है, नहीं जी है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वर समझ में आ गया? ये हो गया आपका टेक्निकल चीज, मतलब जो एक हायरार्की होती है।
अब आता है कि कौन सी मशीन यूज होती है। ईवीएम क्या होता है, वीवीपैट क्या होता है। ईवीएम में धांधली हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ईवीएम में रिकाउंटिंग क्या होता है, प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, बाई इलेक्शन क्या होता है, रिकॉल ऑफ इलेक्शन क्या होता है, आम चुनाव क्या है, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव, ये सब सुने होंगे टर्मिनोलॉजी। ये सबको भी हम लोग समझेंगे। अभी प्रोसेस समझ में आ गया। अच्छा, ये वोटिंग वोटिंग जब हो जाएगा तो ईवीएम वाला लेके कहाँ जाता है सब, डीएम के पास कहाँ लेके जाएगा, डीएम का उसके बाद तो खाली बक्सा बक्सा हो जाएगा खूब ज्यादा, डीएम के बाद तो बहुत बक्सा हो जाएगा। हाँ, तो डीएम क्या करते हैं, किसी एक कॉलेज को कहते हैं छुट्टी दो, इस कॉलेज में 1 महीना ये कॉलेज बंद, बढ़िया ठीक ठाक कॉलेज इसकी व्यवस्था होती है, तो कॉलेज कॉलेज ले लिए डीएम, और डीएम क्या कहेंगे, उस कॉलेज में बहुत सारे कमरे होते हैं, कह देंगे कि इस कमरा में इसका ईवीएम रखाएगा, इस कमरा में इसका ईवीएम रखाएगा। सब में पहले ही फिक्स होता है, चुनाव से पहले ही तैयारी हो जाती है कि आप चुनाव कराइएगा। आपको सारे प्रिजाइडिंग अफसर अपना अपना ईवीएम किसे सौंपेंगे, रिटर्निंग अफसर को। रिटर्निंग अफसर पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरे ईवीएम मशीन को लेके आएंगे, पहले से पता है किस कॉलेज में लाना है और उस कॉलेज के किस कमरे नंबर में किसको अपना अपना रखना है। सबका फिक्स ही नहीं कि जहां तहां फेंक दे, सबका फिक्स है कि यहां रखेंगे यहां रखेंगे, सारे कमरे में फिक्स हो जाएगा। और इस कॉलेज को कह दिया जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रूम। तो हो गया ये स्ट्रॉन्ग रूम। स्ट्रॉन्ग रूम क्यों कहा गया, अब इसके चारों ओर छत पे बाउंड्री पे चारों ओर सीआरपीएफ की पुलिस लग जाएगी, बाहर में लोकल पुलिस लग जाएगी, स्टेट पुलिस। और इसी कॉलेज के बाहर गेट पर एगो टेंट समियाना तंबू डाल दिया जाएगा और सीसीटीवी कैमरा पूरा लगा दिया जाएगा। कौन अंदर गया लिखेगा, कौन बाहर आया दिखेगा। हर कमरे के अंदर चप्पे चप्पे पे क्या लग जाएगा, सीसीटीवी कैमरा। और यहाँ एगो तंबू समियाना डाल दिया जाएगा। कितना नेता लोग है, अपने अपने भरोसेमंद आदमी को यहाँ बैठाइए 4 दिन तक, क्योंकि चुनाव खत्म होने के 4-5 दिन बाद गिनती चालू होती है। यहाँ बैठाइए स्ट्रॉन्ग रूम में के बाहर समियाना लगा दिया जाता है, चौकी की बिछा के, और सब नेता एकदम सफेद सफेद कुर्ता पहन के सफेद का स्पंज की तरह बैठल रहता है, ऐसे एकदम सफेद का रसगुल्ला देंगे मशरूम टाइप का, सब बैठल रहेगा सब। अब जिला में एगो स्ट्रॉन्ग रूम बन गया। जिला में कितना स्ट्रॉन्ग रूम बनाएगा, वहां मेन स्ट्रॉन्ग रूम बना देगा, हो गया, सब कुछ सुरक्षित रहेगा स्ट्रॉन्ग रूम में। जिस दिन चुनाव की गिनती होगी उस दिन डीएम आएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, सारे नेताओं के प्रतिनिधि खड़े रहेंगे, या तो जो चुनाव में खड़ा है खुद खड़ा हो जाए या अपने भरोसेमंद को भेज दे, उसके बाद मीडिया आ जाएगी, चुनाव आयोग का बटन काउंटिंग चालू हो जाएगा, बस पूरा बटन चालू हो जाएगा। तो देखते होंगे यहाँ की इस जिला में कई को जगह चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जब इसकी गिनती चालू होगी तो ऐसे लिखेगा 9/1, फिर इसकी गिनती चालू 1/9, इसकी गिनती चालू हो जाएगी 2/9। अब पता चला, मान के चलिए इसमें चुनाव हो रहा है, पार्टी ए और पार्टी बी, पता चला इन दोनों में पार्टी बी जीत रही है, तो क्या फाइनल जीत गई, कहेगा कि पार्टी बी आगे चल रही है, पार्टी बी। फिर इसमें भी कहेगा पार्टी बी आगे चल रही है, पता चला इसमें ज्यादा आगे ए को, अब तब देखो मीडियम देखो साइरन में नमस्कार देखिए पार्टी ए आगे हो गई, जांच की ताजा खबर पार्टी ए आगे हो गई, अब ले इतना साइरन बजाएगा सब, बिस्कन्या सब इतना कूद कूद के बोलेगा सब। पहले अगला चरण की मतगणना में दूसरा पार्टी आगे हो गई, ई आगे हो गई, वो आगे हो गया, फाइनल होते होते यहाँ पर आगे होता है। जब पूरा में पूरा हो जाता है तो हो जाता है। अमूमन 30-32 ठो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, यहाँ 9 को बनाए हैं ना, लगभग 30 से 32 वो होते हैं। तो कई बार देखिएगा ना आंकड़, अब दुइयों वोट से आगे तो आगे ना कहलाएगा जी, तो यहां तक पता चलता है कांटे का टक्कर, फिर जाता 25 वोट से जीत गए। कितना वोट से जीत गए, 25 वोट से जीत गए। तो आप ये जो सुनते होंगे दिन भर वोटिंग चल रहा है, फला आदमी आगे चल रहा है तो ये पीछे चल गए, तो समझिएगा कि हर अलग अलग एरिया के आरओ का अपना रिटर्निंग ऑफिसर का स्टार्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे मान के चलिए इसमें 10,000 वोट पड़ा है और यहाँ 40,000 वोट पड़ा है, तो इसका तो फाइनल हो जाएगा कि भैया इस फटाक से गिनती हो जाएगा, इसका गिनती अभी चल ही रहा है। तो हर जगह का वोटिंग परसेंटेज भी अलग होता है, कहीं ज्यादा गांव है कहीं कम है, किसी गांव में आबादी है लेकिन ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारा होता है। और जब सबका हो जाएगा तो ई जिला वाला घोषित हो जाएगा, तो जहां घोषित हो जाएगा वहां सर्टिफिकेट दे देगा डीएम। क्या कर देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, लाएंगे चुनाव आयोग सर्टिफिकेट देंगे, फला आदमी इतने वोट से जीत गए, विजयी हो गए, सर्टिफिकेट फोटो खिंचा गया, अब मार मिठाई बट रहा है, समझ में आ गया कि नहीं, जीत गए वहां पे।
अब ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ऐसे क्या होता है? हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर है। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर। समझा रहा है? किसी को दिक्कत? अब ये मशीन पे नहीं गए कि मशीन कैसे होता है और कैसे क्या हो सकता है, वीवीपैट मशीन क्या है, ईवीएम मशीन क्या है। समझा? आपको जिसको वोट देना है बाबू उसको दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। चाहे जिसको मन आप उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। पूरे लोकतंत्र में सबसे कम वैल्यू स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वोटिंग के दिन या तो जाते नहीं हैं या फिर वोटिंग के दिन अपने स्कूल कॉलेज में रहते हैं। इसलिए नेता स्टूडेंट को कोई वैल्यू नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं। इसी बार के इलेक्शन में 2025 की बात कर रहे हैं, बीपीएससी का मामला चल रहा था और डिस्कस में बीपीएससी आंदोलन में सब नेता कूद गया, सब नेता कूद गया, जिसको देखो सब नेता चल आया। अब स्टूडेंट के जगह उठा को नेता वाला कांड कर दिया। तो नेता जहां कूदेगा नाश दिया जाएगा। तो हम बोले थे कि सर इस बार इलेक्शन ईयर है, स्टूडेंट नाराज हो जाएगा। 4.5 लाख स्टूडेंट नहीं, 4.5 लाख परिवार है। तो कहते कि शर्त लगा दीजिए कुछ नहीं कर पाएगा सर, कि जब भी जाएगा तो अपने जात पे वोट डालेगा, जब भी डालेगा तो अपनी पार्टी को देगा, और नहीं तो लास्ट में जिसको पैसा देंगे वो डालेगा। शर्त लगा लीजिए हमसे। हम कहे शर्त लग जाए इस बार दिखा देगा। तो थोड़ा इलेक्शन का रिजल्ट आया ना तो हमको फोन किए, क्या खान सर खूब तो पढ़ाए थे, क्या हुआ? आप जीत गए सर, आप जीत गए। समझा? इसलिए आपको अगर लगता है कि आप बदल पाएंगे इस चीजों को, तो एक बार जाइएगा अपने गांव और शहर में, देखिएगा 80% लोग ऐसे हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आप मर्डर करके लाइए, सामने मर्डर कर दीजिए किसी का, उसके जेब में अगर 50,000 रुपया है उसमें से 10,000 उसको दीजिए, एक बार नहीं कहेगा कि मर्डर क्यों किए हैं, आप पैसा लूट रहे हैं, गलत बात है। 10,000 दे दिए, प्रणाम। और इतना ही नहीं, जीवन में कभी भी उसके सामने आएंगे, चाचा प्रणाम, 10,000 रुपया दे को, याद है? दिस इज द मेंटेलिटी। और ऐसे मेजॉरिटी की संख्या 80% है, जिसको कोई मतलब नहीं है देश कहां जाए। उसके घर में एगो बाल्टी खरीद के दे दीजिए, उसको अपने से मतलब है। मांगने से पहले वो एक बार नहीं सोचेगा क्यों मांगे। आपका रहने वाला पड़ोसी मांग देगा आपसे 500 रुपया, तो आपका इनका है। आप किसी से मांग रहे हो कैसे? आप सोचो, जब आप गिर गए हो मांगने से पहले, किसी नेता से पैसा मांग रहे हो आप, तो नेता क्यों नहीं लूटेगा? करप्शन कर रहा है वो, आपको क्या समझता है? आपको समझ में आया? नेता पीछे से क्या कहता है, पीछे से पॉलिटिशियन कहते हैं सब कि 500 रुपया मांगने वाले भिखमंगा है सब। पब्लिक को ये नेता सब क्या कहता है पता है? 500 मांगे वाला भिखमंगा, 500 मांगे वाला भिखमंगा। तो वैल्यू वो भिखमंगा कितना दे रहा है? अंतर बस है कि भीख मांगने वाले को आप 5-10 रुपया देते हैं और वो कितना दे रहा है, वो एग्जैक्ट यही कहता है। और शर्त लगाया था कि शर्त लगा दीजिए, नहीं हो जाएगा तो कहिएगा। उसके बाद से हम तो कहें कि नहीं भैया ये तो बातें सही है बोल रहे हैं। जब मेंटेलिटी लोग, अच्छा वो 500 पे जाएगा, 5 साल चिल्लाएगा रोजगार नहीं है, तो ही ने चौपट किया है, तुम ही चौपट किए हो ना। पढ़ा लिखा इंसान को तो किसी को चाहिए नहीं, तो चिल्ला काहे रहे हो? तो लोकतंत्र में मेजॉरिटी डिसाइड करती है व्हाट आर द डिसीजन। सही और गलत लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में भीड़ क्या बोल रही है, और जब भीड़ अनपढ़ हो जाती है तो लोकतंत्र ना होके भीड़ तंत्र हो जाता है। अभी हम लोग भीड़ तंत्र वाले में, भीड़ जो बोल रहा है सही है, भीड़ आया सही है। आप बार बार फिर बोलते हैं कि इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, यहाँ चुनाव ना हरा दिया तो आप कहिएगा, और उसके बाद 5 साल रोएगा और कहेगा कि हमको महाराष्ट्र में मारा है, तो हमको गुजरात में मारा है, तो हमको तमिलनाडु में मारा है। हाँ खैर अपने जगह पे। तो ये सब सारा प्रोसेस समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब कल आपको क्या पढ़ा देंगे? ईवीएम और टाइप्स ऑफ वोटिंग सब पढ़ा देंगे।